क्या आप लोगों को डिस्कवरी चैनल याद है? हम में से ज़्यादातर के लिए डिस्कवरी चैनल एक क्लासिक पोर्शन था हमारे बचपन का। बेसिकली अगर आप निकलोडियन और डिज्नी फेस से बड़े हो चुके थे तो आप डिस्कवरी चैनल ही देख रहे थे और उनके पास सारी चीज़ें थी, चाहे वो हावर्ड स्मिथ, गोल्ड रश, कैश कैब और डेडलिएस्ट कैच टू मिथबस्टर्स हो या फिर डर्टी जॉब्स, प्लेनेट अर्थ, नेकेड एंड एफ्रेड हो। उनके पास रैंडम वन ऑफ स्पेशल्स भी थे, जैसे कि निक वेलेंटा क्रॉसिंग द ग्रैंड कैनियन। और साथ ही शार्क वीक को कौन भूल सकता है। हर साल शार्क वीक ऐसा लगता था कि वर्ल्ड वाइड इवेंट है, वर्ल्ड कप या फिर ओलंपिक्स की तरह। चाहे आप हेयर कट करवाने गए हो या फिर होम डिपो में गए हो, आपको लोग तो सुनाई देते थे बोलते हुए शार्क वीक के बारे में। मगर तब से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है डिस्कवरी चैनल के लिए। फॉर वन, बहुत सारे लोगों का रेगुलर केबल टीवी या सेटेलाइट टीवी नहीं है, इंस्टेड उनके पास बहुत सारे सब्सक्रिप्शन है, जैसे नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस, साथ ही साथ शायद यूट्यूब प्रीमियम भी। और जो डिस्कवरी चैनल है उसने इस नए ट्रेंड में वो आने की कोशिश तो करी थी खुद की स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाके, जिसका नाम था डिस्कवरी प्लस लेट 2020 में। मगर ये इतना सही काम नहीं किया उनके लिए। श्योर, वो 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो ले आए, मगर ये कुछ भी नहीं है कंपैरिजन में जो कि उनके पास एक दशक पहले था स्टेटस। और फॉर एग्जांपल 2010 में मिथबस्टर्स ने अकेले ने 85.8 मिलियन व्यूज लेके आए थे पहले 9 महीनों में साल के। और जो डिस्कवरी चैनल था एक्चुअली इतना बड़ा था कि वो खुद की पब्लिक कंपनी थी जिनकी वर्थ $20 बिलियन की थी। मगर मोर रिसेंटली जो डिस्कवरी चैनल है उसने मर्जर का एग्री कर लिया है वार्नर मीडिया के साथ, और इसी तरह से उनका नया स्टॉक जो है वो परफॉर्म कर रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, इनफैक्ट ये सबसे ख़राब है। और 2000 की शुरुआत में जो सर्च वॉल्यूम है डिस्कवरी का, वो तब से आज तक 90 से 95% तक ड्रॉप हो चुका है। तो जान लेते हैं राइज और फॉल सबसे ज़्यादा क्लासिक मीडिया बिजनेस का जो हमारी पूरी जनरेशन में था। अगर थोड़ा पीछे जाए तो डिस्कवरी चैनल की स्टोरी हमें 1982 में लेके जाती है एक इंसान की तरफ जो जिसका नाम था जॉन हेंड्रिक्स। जॉन का एक एवरेज बैकग्राउंड था। उनके पिता की एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस थी, वहीं पे उनकी माँ क्लर्क की तरह काम करती थी सिटी गवर्नमेंट में। तो ज़्यादातर लोगों की तरह जॉन का ऑब्वियस कैरियर चॉइस था कि वो कॉलेज जाएँ और वो जॉब लें। जॉन ने यूनिवर्सिटी ऑफ एलबामा को अटेंड किया जहाँ पे उन्होंने हिस्ट्री की पढ़ाई करी, और वहीं पे जॉन ने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया अपनी क्रिएटिव साइड से। और जब जॉन ने कॉलेज अटेंड किया, उनका पार्ट टाइम जॉब थी एक ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट में काम करने की, और वहीं पे उन्हें डॉक्यूमेंट्रीज बनाने से प्यार हो गया। और जॉन को ऐसा लगा कि क्वालिटी डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो अमेरिका की पब्लिक लैक कर रही थी, मगर वो इतने क्रेजी भी नहीं थे कि वो इस मीडिया बिजनेस में कूद पड़े। इंस्टेड उन्हें ट्रेडिशनल जॉब मिली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के बाद, जहाँ पे उन्होंने कम्युनिटी और गवर्नमेंट रिलेशन सीखा। और वहीं पे इवेंचुअली उन्होंने ट्रांजिशन किया यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड में, जहाँ पे उन्होंने सेम जॉब तो करी, मगर इस बार उन्होंने एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट में भी काम किया। उन्होंने फंडरेजिंग कंसल्टिंग कंपनी को फाउंड किया जो कि फोकस करती थी एकेडमिक न्यूज़लेटर्स को पब्लिश करने में। वो कंपनी इनसेन हाइट्स तक तो नहीं गई, मगर ऐसा लगता है कि उसने जॉन को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि वो मीडिया पे दाव लगा सके। तो 1982 में जॉन ने केबल एजुकेशनल नेटवर्क को फाउंड किया, और जैसा कि आप गेस कर सकते हो एक उस कंपनी ने फोकस किया डॉक्यूमेंट्री प्रोग्रामिंग को देना केबल ब्रॉडकास्टर्स को। जो बड़ा जंप था आगे जाके वो 1985 तक नहीं आया, जब बड़े प्लेयर्स भी है इस स्पेस में इंटरेस्टेड हुए। और बीबीसी सबसे ज़्यादा वेल नोन थी इनमें से, मगर किसी भी तरह से अकेले नहीं थे वो। ये प्लेयर जो है वो इन्वेस्टर बने नए प्रोजेक्ट में जो कि जॉन ने चलाया था, जिसका नाम था डिस्कवरी चैनल। इनिशियली ये एक सब्सिडरी थी केबल एजुकेशनल नेटवर्क की, मगर जैसे ही फंडिंग बढ़ती गई जॉन ने पूरे फोकस को डिस्कवरी चैनल पर डाल दिया, और कुछ ही समय बाद उन्होंने जो अपनी पेरेंट कंपनी का नाम है उसके डिस्कवरी कम्युनिकेशन इंक कर दिया। और यहीं से शुरुआत हुई नेटवर्क की, जिसको हम सब आज जानते हैं। शुरुआत में तो कंपनी ने सिर्फ 12 घंटे ब्रॉडकास्ट किया दिन में, 3 बजे दोपहर से 3 बजे सुबह तक, जिसमें 1,56,000 घर आते थे। मगर जो भी उन्होंने दिखाया वो बैंगर था, क्योंकि 75% जो उनका कंटेंट था वो अमेरिकन ऑडियंस ने कभी नहीं देखा था, क्योंकि उसमें था एजुकेशनल कंटेंट। इसमें इंक्लूडेड था कल्चरल डॉक्यूमेंट्रीज, वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज और साइंस एंड हिस्ट्री स्पेशल्स भी थे। और उनके पास सोवियत प्रोग्रामिंग भी थी शुरू से ही, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था शार्क वीक के साथ जो कि एनुअल इवेंट बन गया। और क्योंकि अमेरिकन जो है वो उन्हें ये कंटेंट कहीं और नहीं मिल रहा था, तो डिस्कवरी चैनल था पॉपुलैरिटी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इनफैक्ट 5 सालों में ही लॉन्च के उनका रीच जो थी वो 1,56,000 घरों से 50 मिलियन घरों तक पहुंच गई। जॉन ने क्लियरली सोने की खदान को ढूंढ निकाला था, और वो डबल डाउन कर रहे थे और इस सक्सेस को बढ़ा रहे थे। शुरुआत में तो नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल ऑब्वियस और क्लियर थे, वही करते जो एग्जैक्टली जो आप कर रहे हो, मगर बड़े स्केल में। इसका मतलब ये है कि एक्सपेंड करना और इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंचना और नए नेटवर्क्स को खरीदना और लॉन्च करना। इसी के साथ ही डिस्कवरी ने ये चीज़ करी, उन्होंने यूके में एक्सपेंड किया 1989 में, और एक्सपेंशन को बढ़ाया एशिया और लैटिन अमेरिका में। एक चीज़ आपको शायद पता नहीं होगी डिस्कवरी के बारे में कि उन्होंने हमारे बाकी फेवरेट चैनल्स भी ओन कर रखे थे। इसमें से शुरुआत की एक्विजिशन थी TLC में 1991 में, जो कि बड़ी बाद में जाके एनिमल प्लैनेट, प्लैनेट ग्रीन, द मिलिट्री चैनल और फिट टीवी में।
डिस्कवरी ने कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स भी चलाई जिनमें आता है howstuffworks.com और treehugger.com। हालांकि उन्होंने अपने हाथ बहुत सारे जानराज और मीडियम्स में आजमाए। जो कोर मिशन था कंपनी का वो हमेशा सही रहा, जो कि था द नंबर वन नॉन फिक्शन मीडिया कंपनी। और ये सारी चीज़ें क्लाइमैक्स कर चुकी थी 2001 में, जब डिस्कवरी चैनल है दुनिया का सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टेलीविजन ब्रांड बना। वो नेटफ्लिक्स से भी बड़े हैं जितना कि नेटफ्लिक्स आज बड़ा है, जिनके 300 से ज़्यादा मिलियन घरों तक उनकी पहुंच थी, और वो भी 180 देशों से ज़्यादा। एक पॉइंट पे तो ये एस्टिमेटेड था कि उनके सारे व्यूअर्स मिला के 1 बिलियन लोग पर ईयर पे भी क्रॉस कर चुका था, जिसकी वजह से एब्सोल्यूट टॉप पे पहुंच गए थे। मगर इसकी वजह से एक सवाल बहुत मुश्किल हो गया था जवाब देने के लिए कि वो आखिर यहाँ से जाएंगे कहाँ। वेल, जो करेक्ट आंसर था वो ये होता कि एग्जैक्टली जो कर रहे हैं वही करते रहते हैं और मेच्योर मीडिया नेटवर्क बन के खुश होते हैं। मगर इन्वेस्टर ना ही एग्जीक्यूटिव्स एग्जैक्टली खुश थे इस चीज़ से। उन्हें और ज़्यादा ग्रोथ, और ज़्यादा व्यूवर्स और ज़्यादा पैसे चाहिए थे। और क्योंकि डिस्कवरी पीक कर चुका था नॉन फिक्शन मार्केट में, वहाँ पे एक ही तरीका था कंटिन्यू ग्रो करना, जो कि था ब्रॉडर ऑडियंस के लिए एम करना। जिसका मतलब ये था और एलिमेंट्स को ऐड करना रियलिटी टीवी में और फोकस करना स्टोरी लाइन में बजाय कि फैक्ट्स के। शुरुआत में तो एक्चुअली काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। इनफैक्ट आप आर्ग्यू कर सकते हो कि ये एग्जैक्टली डिस्कवरी को है प्रीवियसली मिसिंग कर रहा था। हालांकि प्योरली नॉन फिक्शनल कंटेंट काफ़ी अच्छा था, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट था उसने कंटेंट को काफ़ी कमाल का बना दिया था। इसने गोल्डन एज ऑफ डिस्कवरी को जन्म दिया था। शोज आए थे जैसे कि मिथ बस्टर्स, डर्टी जॉब्स और डेडलियस्ट कैच, और ये परफेक्ट मिक्स थे नॉन फिक्शन और फिक्शन के। मिथ बस्टर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उन्होंने साइंटिफिक प्रोसेस, फिजिक्स और इंजीनियरिंग को दिखाया था, मगर सिर्फ उसमें लिमिटेड नहीं थे। उनके पास पर्सनैलिटीज़, ड्रामा, इमोशंस और सबसे ज़रूरी लोग थे जो कि आप रिलेट कर सकते थे उनसे। माइक रोवी जो थे डर्टी जॉब से, वो सबसे ज़्यादा डाउन टू अर्थ लोगों में से थे जो कि टीवी में थे। मगर अभी तो उन्हें हालांकि थोड़ी सी हीट मिल रही है उनके एंटी यूनियन स्टेंसेस से, मगर ये गोल्डन पीरियड जो था इतना ज़्यादा नहीं चला। लेट 2007 में डिस्कवरी ने अनाउंस किया कि वो पब्लिक जाएंगे 2008 में, और ये टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि ग्रेट रिसेशन चल रहा था उस समय। और इतना सरप्राइजिंग नहीं है कि आईपीओ इतना अच्छा नहीं गया, मगर जो लैकलस्टर आईपीओ जो था वो शुरुआती थी डिस्कवरी की लंबी और दर्दनाक गिरावट की। अब क्योंकि डिस्कवरी पब्लिक थी, प्रेशर जो था इन्वेस्टर से वो बढ़ता जा रहा था, और वो लीगली ऑब्लिगेटेड थे कि बेस्ट इंटरेस्ट में जाए इन्वेस्टर्स का। और डिस्कवरी जो है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा रियलिटी को ऐड करने के रास्ते में था, मगर इतनी ज़्यादा साइंस नहीं थे वहाँ पे। मगर जो आईपीओ है इसने इस ट्रेंड को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। और जो शो था जो सबसे ज़्यादा लोग जिसको जिम्मेदार ठहराते हैं डिस्कवरी के डिक्लाइन का, वो है अमेरिकन चॉपर। इस शो ने फोकस किया था ग्रुप ऑफ लोगों में जो कि आगे जाके दुनिया की सबसे यूनिक मोटरसाइकिल्स बनाते हैं। हालांकि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग शो था, मगर वर्चुअली इसका कोई भी लेना देना नहीं था साइंस, एजुकेशन या लर्निंग के साथ। ये एक रियलिटी शो था, हालांकि सक्सेसफुल था हाँ, मगर एक ऐसी चीज़ जो है वो डिस्कवरी के मिशन के साथ क्या अलाइन करती है? वेल, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो शो था उसने बहुत सारे व्यूअर्स तो लेके आया, मगर कंप्लीटली अलग डेमोग्राफिक्स के थे वो। फॉर्चुनेटली क्लासिक डिस्कवरी के व्यूअर्स के पास पुराने शोज तो देखने के लिए होंगे ना, राइट? वेल, हाँ भी और ना भी। जो क्लासिक शो थे वो अभी भी बनाए जा रहे थे और दिखाए जा रहे थे, मगर वो भी कुछ मिस कर रहे थे। शार्क वीक का एग्जांपल ले लेते हैं। उन्हें बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलने लगा कि वो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन और गलत साइंस से भरा हुआ है। इसी तरह से मिथ बस्टर्स भी जो था साइंस और एक्सपेरिमेंट से दूर जा रहा था एक्शन और धमाकों की तरफ। हमने बहुत कम क्लिप्स देखी जेमी और ग्रैंट की जो कि एक्सप्लेन करते थे न्यूटन के लॉस को, और ज़्यादा क्लिप देखी जो क्रू था वो रैंडम क्रैप को उड़ा रहा था मज़े के लिए उसकी। अब आप मुझे यहाँ पे गलत मत समझिएगा, उन्हें रैंडम चीज़ों को उड़ाते हुए देखना काफ़ी एंटरटेनिंग था, मगर इस चीज़ को आप मना नहीं कर सकते कि किसी तरह से उन्होंने जो अपनी शुरुआती चीज़ थी वो लॉस कर दी थी। सून इनफ ये शोज़ थे वो ना कि सिर्फ अपने सोल्स को लूज़ कर रहे थे, मगर कैंसिल भी होते जा रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि शोज़ जो है वो ख़राब काम कर रहे थे, मगर सिंपली अपने नेचुरल एंड्स पे पहुंच चुके थे वो। डर्टी जॉब्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो उन्होंने रैपअप कर लिया था 2012 में, वहीं पे मिथ बस्टर्स ने 2016 में रैपअप कर लिया था। यूजुअली बहुत सारे शोज़ जो है वो व्यूवर्स जो है वो भी स्विच कर सकते थे, मगर इस बार जो चीज़ वहाँ बची थी वो थी रियलिटी का कचरा। और ओवर टाइम जो कोर डिस्कवरी के व्यूअर्स थे उन्होंने भी देखना बंद कर दिया उसे, और जो डाउन ट्रेंड था वो सिंपली एक्सेलरेट हुआ मैक्रो कंडीशंस की मीडिया इंडस्ट्री में ही। ट्रेंड था वो ये नहीं था कि केबल या सेटेलाइट टीवी लेते लोग, ट्रेंड ये था कि केबल और सेटेलाइट टीवी को छोड़ रहे थे लोग। 2015 में 76% अमेरिकन के पास ट्रेडिशनल टीवी था, मगर 2021 आते आते 56% अमेरिकन के पास ही ट्रेडिशनल टीवी था। वहीं पे प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स और हुलू काफ़ी ऊपर जा रहे थे पॉपुलैरिटी के मामले में। नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। उन्होंने 50 मिलियन सब्सक्राइबर से 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स पाए पिछले 7 से 8 सालों में। और सबसे खराब पार्ट इन सारी चीज़ों का ये है कि ज़्यादातर लोग जो हैं केबल को छोड़ रहे हैं नेटफ्लिक्स के लिए, वो जेनरिक ऑडियंस में आती थी जो कि इंटरेस्टेड थी इन रियलिटी शोज़ में। मीनवाइल जो लोग वो बचे हुए थे और क्लासिक डिस्कवरी व्यूअर्स थे, वो डिस्कवरी फिर भी अपने सारे एफर्ट्स को रैपिडली श्रिंकिंग रियलिटी ऑडियंस की तरफ ही लगा रहा था। और इस पॉइंट पे यहाँ पे एक ही तरीका था जिससे ये कहानी ख़त्म हो सके।
आगे बढ़ते हुए हालांकि डिस्कवरी किसी भी तरह से बड़ा नहीं है इतना जो वो पहले हुआ करता था, मगर फिर भी एक साइजेबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। आई मीन 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स किसी भी तरह से कम नंबर नहीं है। और जो मर्जर हुआ उनका वार्नर मीडिया के साथ, उन्होंने टोटल सब्सक्राइबर्स को 90 मिलियन से ऊपर पहुंचा दिया है। और नए कैटलिस्ट के साथ ऐसा लगता है कि बस कुछ ही समय की बात है जब नया डिस्कवरी जो है राइवल कर लेगा नेटफ्लिक्स और डिज्नी को उनके 2000 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर काउंट के साथ। मगर हालांकि डिस्कवरी के पास सॉलिड चांस है मीडिया जाइंट बनने का दोबारा से, जो डिस्कवरी है जिसे हम सब जानते हैं और पसंद करते थे आज तक, वो खत्म हो चुका है। जो सेकंड वेव ऑफ ग्रोथ है वो हमेशा पूरी फ्यूल करेगी रियलिटी शोज से, जैसे ट्रिक्सी मोटेल, 90 डे फाइनेंस, अलोन और गोस्ट एडवेंचर्स की तरह। और क्योंकि जो मर्जर है वार्नर मीडिया के साथ, तो ऐसा लगता है इसे देखते हुए कि डिस्कवरी जो है वो कभी भी जैसा हम पहले उसे जानते हैं वैसा नहीं होने वाला। उन्होंने सिंपली अपने सर्विंग को ब्रॉडर एंटरटेनमेंट मार्केट में शिफ्ट कर लिया है और आखिर यही हुआ डिस्कवरी के साथ। क्या आप लोग पुराने डिस्कवरी को ज़्यादा प्रेफर करते हो या नए डिस्कवरी को? कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप पुराने डिस्कवरी को मिस करते हो तो। और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।